गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम फिर नेक्स्ट क्लास के लिए प्रेजेंट हैं और ये पार्ट थर्ड है और फिजिक्स का सारे क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ और आगे बढ़ना भी चाहता हूँ। और आगे फिर क्वेश्चन करते हैं, नोटंकी नहीं, ज़्यादा बोलने का क्या मतलब बनता है, क्वेश्चन बनाना है बस और क्या। भाषण नहीं ना दे रहे जो कि उसका बैकग्राउंड तैयार करेंगे, क्वेश्चन बनाना है बस। क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके लिए अनुसार से ऐसा करेंगे, कोई बात नहीं। वैसा नहीं है कि हमें पढ़ाने में कोई दिक्कत है या क्लास लेने में कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। एक नंबर क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल तो ये हो जाता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। क्वेश्चन क्या कहता है, जल में व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें? वाटर में। क्या होगा? स्वाभाविक है कि जब वैक्यूम में लाइट का वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो आता है वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन यही वेलोसिटी जब हम ग्लास में लेके चलेंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है μ = c/v, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटे वेलोसिटी लाइट इन मीडियम। मतलब मीडियम में जितना वेलोसिटी है उससे जो है वैक्यूम के वेलोसिटी को भाग दे देंगे तो जितना आएगा वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख लेंगे और Vm हो जाएगा क्या, ये c/μ। और c कितना है? c तो ऐसे भी सबको मालूम होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और म्यू कितना है 1.33। तो इस तरह से 4/3 हो जाता है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ये दोनों का रेशियो करके हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। तो वेलोसिटी नहीं दिया हुआ तो हमने इसको कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस बात को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले कोई भी क्वेश्चन बनाना है का मतलब है उसको जो है अच्छे से पढ़ना है। ए बॉडी ऑफ मास 2 ग्राम एंड चार्ज 5 माइक्रोकूलम, इतना से क्या मिल रहा है? एक बॉडी है जिसका मास कितना है, 2 ग्राम है। तो हम कहेंगे गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है बॉडी ऑफ मास, मतलब मास दिया हुआ है कितना, 2 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है चार्ज 5 माइक्रोकूलम, मतलब चार्ज कितना है, 5 माइक्रोकूलम। फिर कहता है इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सेलिंग एट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग। सस्पेंडेड एट द सेलिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, इसका मतलब ये सेलिंग है मान लेते हैं, और यहाँ से एक स्ट्रिंग है और इसमें जो है कह सकते हैं एक बॉल को जो है लटका दिया है। ठीक है, ये इसी तरह दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहने के अभी समय नहीं आया। ठीक है, अब भूतनी के कहाँ चले जाता है। ठीक है, ये रहा। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इस तरह से ये जंप कर गया, इस तरह से घूम रहा है, ये SHM कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। फिर कहता है एंड ऑफ द स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है, इसको मान लेते हैं हम, ये स्ट्रिंग है जिसका लेंथ L है।
फिर कहता है इफ ए हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 किलो वोल्ट पर मीटर। हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से इसमें लग रहा है, ठीक है। हॉरिजेंटल, वर्टिकल नहीं बोल रहा है, हॉरिजेंटल। और हॉरिजेंटल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब पॉजिटिव आता है नेगेटिव जाता है, मतलब इस तरह से, इस डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या कहता है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द वर्टिकल डायरेक्शन। जैसे मान लें कि इसको जो है इस तरह से हम सीधा कर लें, ठीक है, तो ये इस तरह से हम लाइन खींच सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर यदि एंगल थीटा है, ये थीटा एंगल है, क्या ये एंगल थीटा होगा? आंसर है हाँ होगा। तो आप इस रूल को आप जानते हैं कि ये एंगल जो है ये एंगल के बराबर होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस तरह से यदि ये एंगल के बराबर हो गया, इसका मतलब है यदि ये इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर ये है ना, इस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन है, तो उस पर थोड़ा सा हमको उसको हटाना पड़ेगा ना, मूव। चलिए, तो यदि इसको हम क्या करें कि इस तरफ यदि फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ लगेगा, तो F बराबर E इंटू क्यू होता है। E F बराबर E इंटू ई इक्वल टू क्यू बाई एफ, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है, इस तरह से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरह से लगेगा, और इसके अपोजिट में इधर जो फोर्स होगा और फिर ये वाला फोर्स होगा, इसमें फोर्स लगेगा mg का, जैसे टेंशन होगा इधर। पहले इस कंपोनेंट को हम ब्रेक करते हैं, मतलब हो गया कि ये हमारा स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर से तो कुछ मिलेगा नहीं, तो ये हम इसको हम तोड़ लिए इस एंगल से, ये वाला, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, हम लोगों ने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने पढ़ा है कि ये जो एंगल साथ में होता है, इसी के साथ जो है टी कॉस थीटा होता है, ठीक है। और ये वाला सामने वाला, ये दोनों 90 यदि बनाता है तो ये टी साइन थीटा होता है, यदि आपने पढ़ा है पहले तो। और यदि टी कॉस थीटा ये है तो इसके अपोजिट में एक फोर्स इधर लगेगा जिसका नाम वेट फोर्स होगा। तो वेट फोर्स क्या होता है, m इंटू जी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स F इक्वल टू एफ बाई क्यू हो जाता है। तो एक फोर्स F बराबर क्या हो जाएगा, देखिए E इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा है। तो F बराबर क्या हो गया, E इंटू क्यू। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा E इंटू क्यू का, कोई दिक्कत की बात तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब दोनों का रेशियो हम निकालते हैं, है ना। दोनों का रेशियो हम निकालते हैं, इसको लिखने से यहाँ पर फायदा नहीं है, हटा देते हैं। और इसको जान ही रहे हैं, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इस तरह से ये इसी में अंदर में ये जो है ऐसा मूवमेंट हो रहा है। फिर कहता है यदि 10 किलो वोल्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इत्मीनान से समझेंगे तो आएगा, नहीं तो ऐसे ही बनाते तो रहे। कौन नहीं जानता है बनाने के लिए बनाने के लिए कहाँ बना हुआ नहीं है, हर जगह है, तो आपको समझना भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 10 किलो वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। उसके बाद कहते हैं व्हाट इज द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग। तो देखिए, बैलेंस स्टेट को यदि हम करें, इक्विलिब्रियम स्टेट को लाएं, तो टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, मास के, जो वेट फोर्स के, मास में वेट भी है, वेट फोर्स के हो जाएगा। ये इसको बैलेंस करेगा, ये उतना ही होगा जितना इसका वेट फोर्स होगा। और इसमें टी साइन थीटा जो है
टी साइन थीटा, ये उतना ही होगा जितना इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और इसको हम 1 मान लें, इसको 1 मान लें, इसको हम 2 मान लें, 2 बार कर लेते एक बार आ जाएगा ना। अब दोनों को भाग देते थे हम, 2 को 1 से भाग देते हैं, मतलब 2 को डिवाइड करते हैं 1 से, तो क्या होगा इसको 2 से, मतलब टी साइन थीटा बटे टी कॉस थीटा लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा, एक साइन थीटा में रखा हुआ है E इंटू क्यू बटे M इंटू जी। दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस फिगर का काम खत्म हो चुका है। अब हमारे पास जो हमको चाहिए था वो हमको मिल चुका है, इसलिए इस फिगर को हम खत्म करते हैं। तो क्या हम इसको मूव ना कर दें? देखिए, तो हम आगे बढ़ कर के इसी को आगे बढ़ाते हैं यहीं पर। यदि टी टी कैंसिल हो जाएगा ना, ये मूव, इसको इधर ही लेते आते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इससे हम इधर आते हैं, ये टी कैंसिल हो गया, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और टेन थीटा ई इंटू क्यू बटे क्या हो जाएगा, एम इंटू जी। वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर हाजिर है। तो E कितना है दिया हुआ है, 10 किलो वोल्ट है, तो 10 किलो को जो है 10 पर पावर 3 कर देते हैं, 10 पर पावर 3 कर देते हैं, 10 इंटू 10 पर पावर 3 हो गया, किलो वोल्ट हो गया, खत्म। चार्ज कितना दिया हुआ है, 5 माइक्रो है, तो मिली माइक्रो 3 6 हो जाएगा ये। उसके बाद मास दिया हुआ है कितना, 2 ग्राम, तो 2 बटे कितना हो जाएगा, 1 2 3। उसके बाद जी का वैल्यू कितना नहीं दिया हुआ है, तो 10 ले लीजिए, फर्क उतना नहीं पड़ेगा। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, पड़ेगा ना, हाँ। अब इसको ऊपर भेज दिया जाए तो 10 पर पावर 3 और 1, 10 पर पावर 3 और 1, 10 ही दिया हुआ है, 10 पर पावर 3 और 1 4, 4 में 6, -2, -2 -4, तो 5 बटे 2 और 10 पर पावर माइनस में 4। देखिए, 6 में 3 गया 3, 3 में 1 गया 2, और 2 ऊपर नीचे से जाए। अच्छा, 1 मिनट, ये लगता है कि नौटंकी होगा इसमें। कितना दिया हुआ है, 10 इनवर्स 2.55, इसको सॉल्व करते हैं तो 10 पर पावर 6 हो गया, तो 3 1 4 6, तो 10 पर कितना बचेगा, -2 बचेगा ना, 10 पर पावर -2 बचेगा। अब उसके बाद देखिए 2 है यहाँ, और इंटू 5 भी ऊपर में 2 है यहाँ, इसको जो है ऊपर लिखेंगे ऐसे और ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5/2 को क्या लिख सकते हैं, 5/2 को 2.5 लिख सकते हैं। ये हो गया 10 थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो गया, 10 इनवर्स 2.5। क्वेश्चन में लेट जरूर लगता है, लेकिन क्वेश्चन बनता है आसानी से, इस बात को ख्याल में रखना है। और एक बार ही लेट, क्योंकि ट्रेन का ट्रैक बनने में बहुत टाइम लगता है, फिर शताब्दी और दुरंतो आसानी से पहुंच जाता है। चलिए फिर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या कहता है कि इन न्यूक्लियस रिएक्शन द कन्वर्जन ऑफ, न्यूक्लियर रिएक्शन में जो है किसका कन्वर्जन होता है, तो मास का जो है एनर्जी में कंजर्वेशन होता है, कन्वर्जन होता है।
मतलब मास किस में बदलता है? एनर्जी में। जैसे न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन और विखंडन क्या होता है? जब हम जानवे करते हैं लेकिन सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो ई बराबर ऐसे भी न्यूक्लियर फ्यूजन कब होता है कि मैक्सिमम एनर्जी तो न्यूक्लियर फ्यूजन से ही ना होगा। ये क्या हुआ, मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए बोलेंगे मां न्यूक्लियर रिएक्शन में जो है मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में। उसके बाद आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन को पहले फिर आ रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल विल इट बी मोस्ट डिफिकल्ट टू एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई द डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, तो डस्ट पार्टिकल के लिए। उसके बाद है क्वेश्चन मिनिमम चेंज इन वेवलेंथ इन ए क्रॉम्पटन स्कैटरिंग, कितना होगा मिनिमम चेंज इन वेवलेंथ इन ए क्रॉम्पटन स्कैटरिंग। सबसे पहले क्रॉम्पटन स्कैटरिंग की बात यदि कर रहा है तो क्रॉम्पटन स्कैटरिंग के लिए फॉर्मूला आपके पास याद रहना चाहिए कि क्रॉम्पटन स्कैटरिंग डेल लैम्डा जो है h बाय एम नॉट सी, h बाय एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा होता है। ये जो है स्कैटरिंग का एंगल है और सभी कांस्टेंट है यहाँ पर, इसलिए कहता है वेवलेंथ जो है एंगल पर भी डिपेंड कर एंगल पर ही डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि मैक्सिमम चेंज मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? इसका कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, यदि इसका मैक्सिमम वैल्यू जाने के लिए कॉस थीटा को क्या होना पड़ेगा? 180। अब बोलेंगे आप कैसे बोल रहे हो 180 होगा? भैया मेरे कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है? -1। अब यहाँ -1 जो डालेंगे ना तो 2 हो जाएगा, तो मैक्सिमम है ना होगा। 90 कर दीजिए, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ इसका जो है मैक्सिमम वैल्यू 180 पर होगा और कोस 180 का वैल्यू -1 होता है और ये माइनस पहले से तो 2 हो जाएगा, तो 2h बाई एम नॉट सी। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए कि 2 इंटू 6.623 इंटू 10 पर पावर -34 बटे मास ऑफ कोई भी इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 पर पावर -31 और इस वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। जब इसको आप सॉल्व करते हैं इसका वैल्यू यही है, तुम देख लो ना कहीं भी। हाँ -34 पहले याद नहीं था, अब याद है धीरे धीरे अपडेट होता है। नहीं, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 0.0486 आता है, 0.0486 उतना सॉल्व करने का समय भाई नहीं है मेरे पास। ये इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से मैक्सिमम जो है क्रॉम्पटन का मैक्सिमम वेवलेंथ चेंज जो है ये हो सकता है, ये जो भी क्वेश्चन नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखने के बाद पूछने मैंने करा, आपके पास जो है ये डेल वेवलेंथ मतलब डेल फाइनल माइनस इनिशियल होना चाहिए, इसी के बदले में जो है इसको लिखा जाता है। ठीक है, वेवलेंथ का डिफरेंस को चेंज इन वेवलेंथ कहते हैं और फॉर्मूला याद रहेगा तो सब कम होगा। मैंने बताया प्लैंक्स कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है और क्या बता दें। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मास ऑफ ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एज, मास ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एज, मास ऑफ फोटोन क्या होगा? फ्रीक्वेंसी यदि न्यू है तो न्यू फ्रीक्वेंसी है तो एनर्जी क्या होता है? आइंस्टीन के अनुसार से E बराबर mc² होता है। E बराबर mc², E बराबर जानते हैं? हाँ ये तो जानते हैं। और प्लैंक्स कांस्टेंट कहता है कि E जो है h न्यू होता है। अब ये क्या चीज है? इसी से तो जन्म लिया है सारा कुछ। ये तो आइंस्टीन है, आइंस्टीन ने कहा कि मास में इतना एनर्जी होता है कि आप जो है उसको संभाल नहीं पाएंगे और उन्होंने E बराबर mc² दे दिया। और प्लैंक्स ने कहता है ऐसा भी है भैया कि एनर्जी जो है ना फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो बोलते हैं आता है
डुअल नेचर ऑफ मैटर में जो तो प्रोपोर्शनल होता है उससे कांस्टेंट आता है जिसको आप प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका मतलब दोनों एनर्जी है तो दोनों को इक्वल जब हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, जो दिख रहा है वही होगा। और न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर बटे एच हो जाएगा न्यू। ऑप्शन में क्या है? ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि न्यू आवृत्ति के फोटोन का द्रव्यमान क्या होगा, एच न्यू बाय सी स्क्वायर, एच न्यू बाय सी स्क्वायर ऑप्शन में है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि मास क्या हो जाएगा, एच न्यू बटे सी स्क्वायर, आप इसको बना सकते हैं। अरे इसको नहीं करना है, आप इसी को कर लो, आपके लिए जो है ठीक है। ये आइंस्टीन के अनुसार से, ये प्लैंक्स के अनुसार से, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला टिक पर रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। क्वेश्चन कहता है कि उसको रहने देते हैं। इन क्रॉम्पटन इफेक्ट चेंज इन वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन विच पैरामीटर, कि चेंज इन वेवलेंथ जो है पैरामीटर पर डिपेंड करता है। अभी जस्ट हमने बताया कि क्रॉम्पटन में जो है एंगल पर ही सारा कुछ माजरा डिपेंड कर रहा था, बाकी जो था सारा कांस्टेंट था। इसके लिए बोलेंगे स्कैटरिंग एंगल, कॉस थीटा जो है क्या है, स्कैटरिंग एंगल है। फिर कहता है कि इफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम द थर्ड टू द सेकंड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन किस में जंप कर रहा है, थर्ड से सेकंड ऑर्बिट में। क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो जंपिंग इलेक्ट्रॉन के लिए जिम जिम जपाक जंपिंग, तो 1/λ के लिए जब इलेक्ट्रॉन जंप करने लगे ना तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर लेते हैं, आर यही फॉर्मूला होता है 1/r। यदि हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन तृतीय कक्षा से द्वितीय कक्षा में जंप करे तो ये हो जाएगा तो 1/r और 1/n 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जो पॉजिटिव दे दे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बटे नहीं होता है, ये ऊपर होता है। हाँ ठीक है, तब ना वेवलेंथ आएगा। इस तरह का फॉर्मूला आपको याद रखना है, हमारे तरह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमको भी नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। वो कह रहे हैं कि तृतीय से दूसरा में, तो पहले दूसरा यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, दिक्कत नहीं, और यहाँ तीसरा है तो 9 हो जाएगा। n1 n2 नंबर ऑफ ऑर्बिट ही है, तो इसको आप जब सॉल्व कर लेते हैं तो क्या ही मिलता है, वही मिलेगा जो सब दिन मिला है। 9 चौके 36, 9 में 4 5, तो 1/λ है तो लेमडा यदि बोलेगा तो 36r बटे 5 हो जाएगा। आपके समझ में तो यही आना चाहिए है। हाँ अब समझ में आया, 36 के साथ r चले जाएगा, 5 के साथ r जाएगा रे बुढ़ो बक। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/λ, लेमडा हो गया तो 36 बटे क्या हो जाएगा 5r, ये है आपका आंसर। तो याद रखना, ये सारे क्वेश्चन में हमको लगता है क्वेश्चन पढ़ के जैसे ही फार्मूला क्लिक हो गया तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहेगा, बस यही समझना है। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक मॉडल्स गेव द आइडिया ऑफ स्पिन, कौन सा एटॉमिक मॉडल आइडिया ऑफ स्पिन का देता है, स्पिन ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन है ना इलेक्ट्रॉन का, तो स्पिन का इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, कौन सा मॉडल, तो वेक्टर एटम मॉडल। याद रखना वेक्टर एटम मॉडल जो हम लोगों को पढ़ना है। फिर कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड यदि आपको निकालना है तो आप कुछ नहीं कीजिए, मेरे पास आइए,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी वही होता है जो लाइट का वेलोसिटी होता है। जो लाइट का वेलोसिटी होता है वो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का मल्टीपल होता है। ये परमिटिविटी है, ये परमिबिलिटी है। दोनों का वैल्यू जब आप पुट करते हैं पुट करते हैं तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी आपको पता चल जाता है। दिमाग खराब हो रहा है रे। चलिए उसके बाद कह रहा है एम्पियर्स जो है मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन क्या कहता है। कितना बार बताएंगे। एम्पियर का फोर्थ इक्वेशन आपको क्या कहता है। मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन कितना यूज है। मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन क्या कहता है। सबसे पहले मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन कहता है एम्पियर के सर्किटल लॉ के बारे में, जो कि मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ होता है। उसके लिए फॉर्मूला होता है डेल क्रॉस बी, मतलब कर्ल बी कह सकते हैं इसको। म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बराबर टी। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो है रेशियो म्यू के बराबर होता है, परमिबिलिटी के बराबर होता है। तो इसका मतलब आप बी को जो है एच म्यू नॉट लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है बी को हम लिखे एच और म्यू नॉट को यहाँ लिख दें। ठीक है। और ये हो गया म्यू नॉट, इसमें देखिए कॉमन आ जाएगा तो जे प्लस, हाँ उसका खात्मा होगा, इसीलिए तो खोपचे में लेके उसको सॉरी जा रहे हैं। अब ये दोनों जब कैंसिल हो जाएगा यहाँ से तो क्या होगा। आप कह सकते हैं कि डेल क्रॉस एच जो है जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बटे डेल टी होगा। अब देखिए कि हमको कहेगा कि यदि एम्पियर्स लॉ क्या है, तो एम्पियर्स लॉ का कर्ल फॉर्म इतने सन होगा आए। हाँ, काहे क्या है कि ये तो डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो मैक्सवेल ने ना जोड़ा है, तो इसीलिए इसका फॉर्मेट ये है। और जो होगा आपको ऑप्शन में आप देख के मार लीजिएगा टिक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इस बात को हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं ए मैग्नेटिक है द मैग्नेटिक सब्सप्टिबिलिटी ऑफ अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक सब्सप्टिबिलिटी क्या होगा। मैग्नेटिक सब्सप्टिबिलिटी है क्या होगा बताइए। मैग्नेटिक सब्सप्टिबिलिटी हमारे पास इसके लिए तो तारीख है कि पी डी एफ। ये क्या हो रहा है। ये पी फॉर पारामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, छोटे सा बात है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पीडीएफ तो जान ही रहे, मैग्नेटिक सब्सटेंस। और एफ हो गया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और इसका यदि सब्सप्टिबिलिटी पूछे ना तो याद रखना है कि लेस मतलब कम होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, ये लेस होगा लेकिन नेगेटिव होगा। ठीक है। और ये अधिक होगा, लेस का अपोजिट क्या होता है ग्रेटर। इसमें देखिए लार्ज, लार्ज होगा और पॉजिटिव होगा। अब आपको कोई नहीं अच्छा कह सकता है कि पैरामैग्नेटिक का बोलिए और डायमैग्नेटिक का बोलिए और फेरोमैग्नेटिक का बोलिए। फेरोमैग्नेटिक का बोलिएगा सबसे तुरंत आपको बोलना है लार्ज होगा पॉजिटिव होगा, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का पूछे तो लार्ज होगा लेस होगा लेकिन नेगेटिव होगा। लेस और लार्ज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेस को आप जो है स्मॉल कर दीजिए, बढ़िया रहेगा।
स्मॉल कर दिए, लेस नया स्मॉल मतलब छोटा, तब आसान लगेगा। ठीक है, तो स्मॉल हो गया, स्मॉल हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है कि हम पूछे कि डायमैग्नेटिक का क्या होगा, तुरंत बोलना है स्मॉल और निगेटिव होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ है, वहाँ कितना है कौन जान रहा है। यहाँ जो भी अब नंबर लिख के रखेंगे। क्वेश्चन है कि ये एलसीआर सीरीज सर्किट है और उसमें एलसीआर सीरीज सर्किट है, उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर है। अच्छा, एलसीआर सर्किट है, कैसा है भाई, एलसीआर सर्किट है, अच्छी बात है। इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टेंस अल्टरनेटिंग करंट का है। अब कह रहा है इंडक्टर का वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना दे रहे हो भाई, तो वैल्यू दिया हुआ है 100 मिली हेनरी। ठीक है, मिली हेनरी इंडक्टर का यूनिट होता है। और कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर का कितना दे रहा है, 100 माइक्रो फैराड। ठीक है, फिर कहता है कि परिपथ की प्रतिध्वनि, एलसीआर श्रृंखला परिपथ, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इसका मतलब एलसीआर सर्किट ये रेजोनेंस कंडीशन में जा रहा है। और जब रेजोनेंस की बात जैसे ये कर लिया, तब तो एक बातें न है, फ्रीक्वेंसी ने की क्या हुआ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन लिखा हुआ RESONANT। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए आपके पास फार्मूला होना चाहिए क्या, कि एक बार और बता देते हैं, इसको पूरे कर देते हैं। क्योंकि एट रेजोनेंस, फॉर रेजोनेंस कंडीशन, RESONANCE, रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है, ये XL जो है रेसिस्टेंस दोनों का बराबर हो जाता है, तभी रेजोनेंस कंडीशन होता है। और XL हो जाता है ओमेगा L और XC होता है 1/ओमेगा C। और इससे क्या मिलेगा, हमको मिले जाएगा, मिलिए जाएगा। तो ओमेगा, ओमेगा 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 का स्क्वायर, देखिएगा ध्यान से कहीं आपसे छटक ना जाए। LC दिक्कत तो नहीं है, ओमेगा को यहाँ भेज दे, L को वहाँ। ओमेगा होता है 2 पाई/टी, टी फ्रीक्वेंसी हो जाता है, तो आप लिख सकते हैं √LC। ये स्क्वायर को यहाँ दे दिए, ओमेगा के बदले में 2 पाई/टी होता है, तो बाई टी नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी ऊपर कर दिया। अब फ्रीक्वेंसी हो गया आपका क्या, 2 पाई √LC। हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते थे, लेकिन आपके दिमाग में धंसेगा नहीं, इसलिए बड़ा दे दिए, ताकि छोटा तो ऐसे ही खा जाइएगा। एक्सपीरियंस। अब आराम से आप वो वैल्यू पुट कर लेना है, 2 × 3.14, और धड़ाक से इसमें लिखिए। देखिए मिली हेनरी मिली माइक्रो, तो एकरा पर 10 मिली तो -3 हेनरी हो जाएगा। ये माइक्रो है तो 100 मिली माइक्रो 10⁻6 फोर्स हो जाएगा ऐसे फैराड। तो इस दोनों को वैल्यू को पुट कर लीजिए यहाँ पर, 3 में 2 तो 1 दे दे, नहीं पूरे लिख देते हैं, 10⁻³ गुना ये हो जाएगा 100 × 10⁻⁻6। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आता है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं। हमें नहीं लगता है इसमें कहीं पर रेजोनेंस कंडीशन वो होता है जहां पर एलसीआर ऑसिलेटर वाइब्रेट करने लगता है, इसलिए उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है इसी तरह होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होता है। फिर कहता है रेजोनेंट कंडीशन तो कर ही दिया, अच्छा, पर अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी यूज। अल्टरनेटिंग करंट को आप किस में यूज नहीं करते हैं, पंखा चलाइए लेते हैं, टीवी फ्रिज कूलर चलाइए लेते हैं, तो किस में यूज नहीं करते हैं, लगभग सब काम तो हो ही जाता है। तो आप अपने मोबाइल को जो है अल्टरनेटिंग करंट से चार्ज नहीं कर सकते हैं।
नहीं कर सकते। यदि अल्टरनेटिंग करंट से चार्ज करना होता तो आप एक वायर लगाते, वायर के बगल में ऐसा चार्जर नहीं रहता आपका, ठीक है। इसलिए मोबाइल चार्ज आपका डीसी करंट से होता है, पहला बात। दूसरा है मोबाइल चार्जिंग। मोबाइल चार्जिंग, अरे भैया ना समझे, अपने मोबाइल दिखा दे। ये देखिए, मोबाइल चार्जिंग जो होता है तो ये आपका अल्टरनेटिंग करंट को ये डीसी में बदलता है। जिस तरह से घर में इन्वर्टर लगा हुआ है तो उसी तरह ये इन्वर्टर का काम करता है। एसी को डीसी में बदलता है और उसके बाद आपका मोबाइल को चार्ज कर देता है, ठीक है। दिक्कत नहीं है, मोबाइल तो आपके पास भी है, देखिए सकते हैं। चलिए, मोबाइल चार्ज नहीं हो सकता है, ये डीसी से होता है। आज तक पता नहीं कौन कौन था। दूसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो कि सोनार करता है ये काम। इलेक्ट्रो यानी CTROPLATING। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमने बताया है इसके पहले भी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि जो सस्ता मेटल होता है उस पर जो है हाई कॉस्ट का लेयर जो है चढ़ा दिया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कुछ इस तरह का होता है कि मान लें कि इस तरह से जिस पर आपको चढ़ाना है, जैसे की है, ठीक है, इस पर आपको चढ़ाना है तो इससे आपको चढ़ाना है। ये गोल्ड है, मान लें ये सिल्वर है, सिल्वर है, तो इस तरह से आप जोड़ लीजिए, ठीक है। तो करंट इधर से ऐसे फ्लो होता चला जाएगा, फ्लो होता चला जाएगा, ये इस पर जो है ऐसे 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 जमता चला जाएगा और जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगा। तो इसी तरह का होता है, क्लास 8 में विस्तार से पढ़ाया जाता है। चलिए, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप ऐसे से नहीं कर सकते हैं। फिर कह रहा है ऑप्टिमल रेशियो क्या होता है। ऑप्टिमल रेशियो फॉर्मूला याद रखना होगा। ऑप्टिमल रेशियो RATIO, ऑप्टिमल रेशियो के लिए आपको जो है DE/DO बराबर FE/FO। ये O और E क्या है, O आपका ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा, E आपको आई को इंडिकेट करेगा। आई लेंस का फोकल लेंथ, आई लेंस का ऑब्जेक्ट लेंस का फोकल लेंथ, आई लेंस का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट लेंस का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस के रेशियो को जो है DE/DO और DE/DO FO/FE उल्टा होता है, FO/FE याद रखना है। ऑप्शन में लिखा हुआ, ऑप्शन में लिखा हुआ है DE/DO FO/FE, ताकि दोनों एक साथ हो जाए। नहीं कि इसको हम कह सकते हैं DE/FE बराबर DO और FO। इस तरह से याद रखिए कि E वाला एक तरफ, O वाला एक तरफ, तो रेशियो कर लेंगे तो आ जाएगा। इस पर न्यूमेरिकल भी आगे है। ये कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं अब कि द करंट फ्लोइंग इन ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन के कॉइल में, सेल्फ इंडक्शन के कॉइल में, सेल्फ इंडक्शन का कॉइल है तो सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन का कॉइल है तो सेल्फ इंडक्शन के लिए सेल्फ इंडक्शन के लिए और म्यूचुअल इंडक्शन यदि पढ़े हैं तो आपको ख्याल में होगा फॉर्मूला है। तो हम करें एक एक चैप्टर का, एक एक चैप्टर वाइज फार्मूला, एक एक चैप्टर का एक एक वीडियो में 10 मिनट में तो हो जाएगा। कोशिश करते हैं एक चैप्टर का एक बार में फार्मूला, सारा फार्मूला लिख करके, जो 10-15 ज़्यादा जनरल यूज वाला फार्मूला है उसको डिराइव कर देंगे। डिराइव नहीं कर देंगे तो दिक्कत तो प्रॉब्लम, बहुत समय लग जाएगा। फार्मूला लिख करके उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि फार्मूला यहाँ लगता है, तो उससे क्या हो जाएगा, सारा फार्मूला टिक पर आ जाएगा। ठीक है, कोशिश करते हैं, टाइम मिलेगा तो करेंगे।
सेल्फ इंडक्शन में क्या करते हैं कि सेल्फ इंडक्शन में जो ईएमएफ जनरेट होता है माइनस एल, एल सिंबल है सेल्फ ईएमएफ के कांस्टेंट का, सेल्फ ईएमएफ इसी से, और डी फाइव बाई डी टी, ठीक है, डी फाइव बटे डी टी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेंज इन फ्लक्स बटे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि self induction, the current flowing in a coil of self induction is 0.4 millihenry, is charged by, is changed by 250 milliampere, करंट इतना 2.5 मिली एम्पियर से करंट चेंज हो रहा है और 0.1 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो आप देखिए इसमें हेनरी में जो दिया हुआ है इंडक्टर का वैल्यू दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 0.4 मिली हेनरी दिया हुआ है, मिली दिया हुआ है, तो आप 0.4 मिली माइक्रो 3 और करंट का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 250, कह रहे ये कह रहे ना धारा 0.1 सेकंड में, हाँ 200, सॉरी करंट को एक है लिखा भैया, करंट का वैल्यू दिया हुआ है आपका 250 मिली एम्पियर। यदि मिली में दिया हुआ है तो इसको लिली बना दीजिए, मिली 3 मिली माइक्रो 3 है एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं, मिली में है तो आपको चेंज करना ही पड़ता है, और हेनरी में है, मिली में है तो हेनरी में बदलना ही पड़ता है। तो करंट और उसका वैल्यू और टाइम भी वो दिया हुआ है, टाइम ये सारा बात दिया है, वो हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है, और टाइम दिया हुआ है आपके पास कितना है 0.1 सेकंड, जो दिया है भगवान का दिया है। तो कह रहा है कि जिसने दिया उसने बुझा दिया एल कितना है तो 0.4 और कितना देखना रे बनना होना 0.4 और कितना भैया 10 पर पावर -3 और d5 चेंज इन फ्लक्स कितना दिया है कि विद्युत वाहक बल कुंडली से प्राप्त विद्युत वाहक बल कितना, अरे मैं करंट दिया हुआ है भैया, कितना दिया हुआ है 250, 250 फ्लक्स इतने में चेंज हो रहा है 250 गुना 10 पर पावर -3 में, और टाइम इसका कितना बता रहा है 0.1। खाली सॉल्व करना है, बकैती होता है कुछ नहीं। अब इसको सॉल्व यदि करें तो ये जीरो तो ऐसे ही उड़ जाएगा, 3 और 3 ये 4 और 25 चौके 100, वाह, तो 25 चौके 100, तो एक पर कई जीरो, एक जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 3 जीरो होगा, अरे अपने से गुना करके देखो भैया, होगा तो ठीक है वरना धन्यवाद ठीक है, चलो हमको मिलाना भी है, तो 6 हो गया, और क्या कह रहा है हाँ, कुंडली से प्राप्त प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो 6 हो गया, तो 10 पर पावर, ये 3 जीरो तो ऐसे कट जाएगा, तो 10 पर पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हम देख रहे हैं 1 मिली हेनरी है, तो मिली तो बने न करेगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मिलिए ना कहेंगे, माइनस में तो आइए रहा है, तो 1 मिली ये है क्या है पोटेंशियल, पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा वोल्ट, तो 1 मिली वोल्ट आएगा सेल्फ इंडक्शन में, दिक्कत नहीं है, कहीं भी दिक्कत नहीं है, सेल्फ इंडक्शन का म्यूचुअल इंडक्शन का आपके पास अभी फार्मूला अवेलेबल है, तो आप दुनिया को खिसका सकते हैं चलिए एक क्वेश्चन और है म्यूचुअल इंडक्शन के लिए, इसको भी इसी तरह हम बैक मार देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि ये मेरा दर्द करने लगता है, ऐसे लग रहा है कि हम बैग टांगे हुए, पता नहीं। चलिए 26 नंबर क्या कहता है, अभ्भक भूतनी के,
चलिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, विथ अ डिक्रीज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल फ्रॉम 2 एम्पियर टू 0 एम्पियर, विथ अ डिक्रीज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल ऑफ 2 एम्पियर टू 0 एम्पियर। तो प्राइमरी कॉइल है और फिर सेकेंडरी कॉइल है, तो म्यूचुअल इंडक्शन है। एक कॉइल से दूसरे कॉइल में यदि ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो म्यूचुअल इंडक्शन होता है, और डायरेक्ट जो है जनरेट हो रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो वो सेल्फ इंडक्शन होता है। सेल्फ मतलब खुद का, दूसरे का नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं प्राथमिक और सेकेंडरी बकैती कर रहा है, तो इसका मतलब समझ जाइए ये म्यूचुअल इंडक्शन है, अपना खुद का नहीं है। मेरा और तुम्हारा करने लगे तो खुद अपने आप का नहीं है। चलिए टाइम कितना है, 0.01 सेकेंड। तो फिर कह रहा है धारा को 2 एम्पियर, करंट हो गया आपका कितना, 2 एम्पियर, और वोल्टेज कितना बोल रहे हैं, वोल्टेज ईएमएफ, इसमें ईएमएफ जनरेट होता है भैया। हाँ, ईएमएफ कितना जनरेट कर रहा है, 100 वोल्ट। फिर क्या कह रहा है, विद्युत वाहक बल कितना, यह अन्योन प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन का वैल्यू क्या होगा, बताइए क्या होगा। नौटंकी हो रहा है, दिया दुखने लगा। चलिए क्या होगा, तो म्यूचुअल इंडक्शन के लिए आपके पास फॉर्मूला है E इक्वल टू माइनस एम, वही डी फाई बटे डी टी। अब चूंकि वोल्टेज दिया हुआ ही है तो लिखिए लीजिएगा, और म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट है बड़ी एम है, डी फाई बाई डी टी। डी फाई मतलब करंट चेंज दे रहा है, चेंज इन फ्लक्स मतलब करंट दिया हुआ है, याद रखना, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स करंट जनरेट हो जाएगा, फ्लक्स में चेंज होगा तो करंट जनरेट हो जाएगा। डी फाई कितना दिया हुआ भैया, करंट है 2, और टाइम इसमें दिया हुआ है 0.01। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लड्डू हो जाएगा ना, ये कट जाएगा, तो 200 100 0.5 एम जो है माइनस, ओ इसमें वो बुद्धि बता रहा है ये कि ईएमएफ जो है माइनस में लीजिए। और माइनस में ईएमएफ जब ले लेंगे तो ऐसे और ऐसे काट दीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। हाँ, तो 0.5 जो है ये क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा यूनिट। तो इस तरह से हमको लगता है यह क्वेश्चन आप बना लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड आप क्वेश्चन 2 बनाए हैं, इसके लिए जोरदार ताली। बाय भूतनी के अंडू कर दो, कुछ नहीं होगा, तुमने हटा दिया था। चलिए एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन कह रहा है, अबे लिख भी लो। क्वेश्चन कह रहा है द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक ELECTRIC, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, फील्ड वेक्टर आपके पास E है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D वेक्टर, ये दोनों में रिलेशन जो बोलेगा ना, D बराबर एप्सिलॉन नॉट E प्लस E। इक्वतन इम्पोर्टेंट फार्मूला है, पूछता है बार बार एग्जाम में, इसलिए इसको याद रखिएगा कि हम फील्ड वेक्टर जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के रिलेशन क्या होते हैं, तो आपको ये दिखेगा। अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है वो आप देखिए, इधर देखिए। क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर में कि इस तरह से इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ एक तो कॉइल रखा हुआ, ऐसे करंट इसमें भी जा रहा है, ऐसे करंट एकरों में भी जा रहा है। तो कहता है कि ई कॉइल में और इस तार में क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो
आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट में कि करंट यहाँ आया है तभी जब यहाँ से वो गया होगा, और यहाँ से गया है सेम डायरेक्शन में ना, तो दोनों को खींच लेता है। ठीक है, ये दोनों में अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो यदि करंट सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन फोर्स बनता है ना। कहते हैं हम कहाँ जा रहे हैं सिनेमा, तुम कहाँ जा रहे हैं सिनेमा घर, चलो साथ में जाते हैं, पावर बढ़ जाता है, चिपक जाता है, बढ़ जाता है। और फिर वही बात हो गया कि एक उधर जा रहा है, वो विलेंथ जा रहा है, एक लंदन जा रहा है, एक सैन फ्रांसिस्को जा रहा है, वो दिक्कत है, बहुत दूर का रास्ता हो जाएगा। अट्रैक्शन तो ये हो गया रिपल्सन। ठीक है, तो सेम करंट यदि सेम डायरेक्शन में यदि करंट जाए ना तो ये अट्रैक्शन बनने लगता है। इसलिए इसमें कौन सा फोर्स बनेगा, विल मूव टुवर्ड द वायर, और हर तरफ इस जो है खसक जाएगा। फिर कह रहे हैं सामान्य साइकिल में लगाए जाने वाला डायनमो क्या होता है, इन ऑर्डिनरी बाइसिकल डायनमो, तो उसमें खाली आर्मेचर लगाता है, क्या बड़का मशीन लगा देता है साइकिल में, नहीं ना लगाता है। उसमें सिर्फ डायनेमो लगाता है और चक्के से थोड़ा थोड़ा वो सटता है और पूरा घूमता है, जितना स्पीड कस के मारता है गाँव का लड़का लोग एकदम क्योंकि उसको साइकिल चलाने में बहुत अच्छा लगता है, मारता है एकदम, वोल्टेज 400 220 वोल्ट का करंट पैदा होता है और बल्ब जलने लगता है, अंधेरियों में सब कुछ दिखता है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। अब थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन बना के इसको विराम देते हैं क्या। चलिए इसको आप बना लीजिएगा, इसको भी आप बना लीजिएगा। कंडेंसर को सीरीज में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे, इस तरह का क्वेश्चन हम बताए हैं, नौटंकी नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन भले है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कह सकते हैं कि यदि जो है कोई ये क्लोज सरफेस है तो इसमें जो है चार्ज यहाँ रखे हैं, चार्ज जब यहाँ रखे हैं तो क्या कहता है, क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज होता है, वो फील्ड नहीं हो गया तो बाहर की तरफ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। इस बात को थोड़ा याद रखना, पोटेंशियल कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, यहाँ जीरो। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यहाँ क्या है, क्योंकि चार्ज है यहाँ और यहाँ चार्ज है, तो ये बाहर की तरफ इस तरह से परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इस तरह से एकदम परपेंडिकुलर, एकदम सन के तरह, कोरोना वायरस के तरह परपेंडिकुलर होगा, सन के तरह परपेंडिकुलर होता है। अंदर में इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा और पोटेंशियल इसका कांस्टेंट होता है। ये इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट हम अपने जनरल लाइफ में करते हैं कि यदि कार में हम लोग जा रहे हैं और वहां पर जो है ठनका गिरा रे, ठनका यदि गिर जाता है उसको क्या बोलते हैं, इसको थंडर स्टॉर्म जब होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, कार के अंदर से बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एकदम शील्ड की तरह वर्क करता है और उसके चारों तरफ उसका चार्ज फैल जाता है और हम लोग अंदर में सुरक्षित हो जाते हैं। और जो है उसको अट्रैक्ट करता है कच्चा पदार्थ, कच्चा चीज, कच्चा सामान। इसलिए उस समय जिसमें थंडर स्टॉर्म हो उस समय गाछ वृक्ष के बगल में, मतलब बगीचे में, गार्डन में, जैसे कौन कौन गार्डन बोल रहा था, वेलस्टन गार्डन, मॉन्ट्रियल गार्डन, कौन सी बोल रहा था, ईडन गार्डन, नहीं बे, जो भी गार्डन है तो हम ईडन गार्डन ही मान लेते हैं कि यदि उसमें वृक्ष वगैरह सब है तो उसके आसपास से नहीं जाना चाहिए। किंडर गार्डन बोल रही थी, सॉरी बोल रहा था इसमें बोल इसमें बोल रहा था रील्स में ठीक है, तो ये कांस्टेंट हो जाता है। अब कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन गन इमिट्स 3 × 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन गन जो है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन जो है एक बार 1 सेकंड में आ रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितना चले जा रहा है, 3 × 10⁻16 n इक्वल टू 3 × 10 क्या है 16 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, पर सेकंड। तो 1 सेकंड में Q बराबर क्या होता है n इंटू ई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 3 × 10⁻16 और ये होता है 1.6 × 10⁻−19। ये इतना सा आपको चार्ज मिला है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पर सेकंड दे विल मेक ए करेंट, करंट कितना बनाएगा, तो करंट के लिए इतना इलेक्ट्रॉन दे रहा है कब, जब टाइम 1 सेकंड का हो रहा है, यही ना। तो हम करंट के लिए Q बराबर I इंटू टी होता है क्या, Q बराबर होता है I इंटू टी, तो I बराबर क्या होगा Q/T। यदि ऐसा हो जाता है तो फिर हो जाएगा 16×3 = 4.8 और 10 पर वैल्यू कितना होगा 16 19 16 17 18 19 -3 करंट है तो एम्पियर हो जाएगा। 4.8 कहाँ गया, I2 10⁻³ एम्पियर। क्वेश्चन में तो ज़्यादा दम नहीं था, आसान सा ही क्वेश्चन, बनाने पर डिपेंड करता है। आपके पास यदि फॉर्मूला पर्याप्त है तो ठीक है, नहीं तब तो झंडू बम और कुत्ते बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और फिल्म, ए निकोल प्रिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। निकोल प्रिज्म में जो है डबल रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, याद रखना, रिफ्लेक्शन नहीं होता भैया। उसके बाद कह रहे हैं टू वर्चुअल सोर्स बकैती in young double slit experiment the slit separations is increases by 2 times, so the fringe width will be, फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा, तो देखते हैं कि यदि फ्रिंज विड्थ मान ले हैं, फ्रिंज विड्थ ऐसे होता है कितना, फ्रिंज विड्थ के लिए फॉर्मूला है हमारे पास बी λd/2d, यही ना है। और कह रहा है कि स्लिट में इस तरह से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऐसे रखा जाता है और यहाँ पर से यहाँ लिया जाता है, इस करंट को यहाँ लिया, लाइट को लिया जाता है और उसके बाद पीछे पर्दा होता है, उस पर फ्रिंज बनता है, यहाँ सोर्स ऑफ लाइट और यहाँ रख दिया, इसमें दे दिया, झंडू बम हो गया। अब कह रहे हैं कि ये हमारा डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये इस तरह से और फिर ये, इसीलिए हम 2D लेते हैं और ये हमारा D होता है। क्वेश्चन कह रहा है ई प्लस स्लिट सेपरेशन को बढ़ा दिए। क्वेश्चन ये ना कह रहा है कि यंग के द्वि स्लिट में स्लिट की दो गुना कर दिया, इस 2D को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2 बीटा हो जाएगा, बीटा डैश। तो इसीलिए कह रहा है पहले का क्या हो जाएगा आधा, पहले का क्या हो जाएगा फ्रिंज विड्थ आधा हो जाएगा। क्वेश्चन एक और है और इसके बाद क्वेश्चन नए है, थक गए। क्वेश्चन नंबर है क्या वो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए लेक इज 100% पोलराइज्ड एट एनी इंस्टेंट। एक समंदर है, झील है, शीशे का समंदर, पानी की दीवार है, ये झील है, माया है, भ्रम है, ठीक है, ये पानी है, ठीक, इसमें जो है झील है, झील में पानी रहेगा ही रहेगा, बर्फ भी रहेगा, लेकिन ये वाला झील पानी वाला है, ठीक है। और इसमें जो है क्या बोल रहा है कि इसमें जो यदि लाइट सूरज का पड़ता है ना,
कि टोटली 100 का 100% रिफ्लेक्ट कर देता है। बैकाल झील है, इस तरह से यदि इसमें लाइट आया तो एकदम इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो जाता है ऐसे, और पोलराइज्ड होता है, मतलब इस तरह से अनपोलराइज्ड लाइट तो इसी तरह बोला जाता है, समझा जाता है, ठीक है। और रिफ्रैक्शन कुछ तो होगा, लेकिन कह रहा है टोटली का टोटली जो है पोलराइज्ड ही हो गया है। क्या कीजिएगा, होने दीजिए। तो ये एंगल कितना है, जब पोलराइजेशन की घटना होती है, किस एंगल पर हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे कि पोलराइज्ड लाइट हो जाएगा, तो उसको हम ब्रूस्टर्स लॉ कहते हैं। और जब ऐसा तभी होता है जब रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है। तो उसको बनाएंगे फिर हम, नौटंकी ना होगा रे। देखिए ये लगभग 90 दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से थोड़ा सा है ना कि जो है इसमें आता है। ये पानी है, पानी पानी रे पानी ये तेरा रंग कैसा, ये आई पी है, छोटी वाला आई बड़ी वाला पी, पोलराइज्ड एंगल है। और इसके बीच का ये एंगल 90 हो गया, इसका मतलब ये इंसिडेंट रे अनपोलराइज्ड, POLORISED, अनपोलराइज्ड इंसिडेंट रे जो है पोलराइज्ड हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है, ठीक है। और वो 90 डिग्री का हो जाता है। क्वेश्चन कहते हैं तो आप बताइए कि यदि इसको 100% पोलराइज्ड लाइट मिल गया है, 100% रिफ्लेक्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तो कह रहे हैं उस क्षण द एंगल बिटवीन द सन एंड द हॉरिजॉन्टल एट द इंस्टेंट कितना होगा। तो ये सूरज यहाँ पर चमक रहा है, काश तुम भी सूरज होते तो इसी तरह चंदा की तरह चमकते, सूरज की तरह दमकते। ठीक है, इसको कह रहा है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल तो ये है, और ये किरण आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है, और ये पोलराइज्ड एंगल है। अब इस कंडीशन को कौन ब्रूस्टर्स लॉ एक्सप्लेन करता है। अब ब्रूस्टर कहता है आप यदि पोलराइज्ड लाइट निकाल रहे हैं, इसका मतलब आप हमारे बात को दोहरा रहे हैं, और हमारी बात को दोहरा रहे हैं, ब्रूस्टर्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ब्रूस्टर लॉ से आपको निकाले 10 IP जो है म्यू के बराबर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कैसे निकलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्वेश्चन कह रहे हैं 1.33, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.33, तो 10 IP क्या हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा वो देखिए, तो 10 IP ये म्यू कितना है 1.33, तो 1.33 दे दिए, और 10 इनवर्स यदि हम IP लिख देंगे इधर, तो इधर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 1.33, और ये एंगल का वैल्यू 1.3 क्वेश्चन में दिया हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं, 53.06 डिग्री। तो इसका मतलब है कि आप इंसिडेंट किए हैं लाइट को एकदम 53 डिग्री और 6 मिनट 0.6 मिनट पर। अब कह रहे हैं कि तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बता, हमको तो ये एंगल ना चाहिए, आपने तो ये एंगल निकाला है। हाँ हाँ भैया, तो इन दोनों को जब आप जोड़ दीजिएगा तो 90 होवे न करेगा, तो 90 में इसको घटा दीजिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो ये हुआ, सन के साथ कोण तो ये बना रहा है, एंगल तो ये बना रहा है, तो 90 में 53 घटा दीजिए, तो ये एंगल मान ले, ये एंगल क्या है फाई, तो फाई क्या हो जाएगा 90 माइनस 53.06, ये कितना आ जाएगा भैया, ऑप्शन में है
36.54, 36.54, 36 6 3 9 5 3 8, ऐसे 89 होगा तो उधर 90 होगा ना करेगा। तो ये मिनट हो गया, ये डिग्री हो गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी बन करके रेडी हो गया है ब्रूस्टर्स लॉ से। और इसको यहाँ तक में ही ख़त्म करते हैं, बहुत तकलीफ हो रहा है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, धन्यवाद।